आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और हमें अब बात करनी है कॉमिक रोल्स वाले, भारतीय फिल्मों में कॉमिक रोल्स वाले एक्टर्स पर। तो जब मैंने शोले बहुत पहले देखी थी, और शोले को याद करने की जो वजह थी, एक तो गब्बर थी उसमें जो जैसा मज़ेदार सा एक विलन का रोल लिखा गया है, पर मुझे वो एक सीन की वजह से भी वो फिल्म बहुत याद आती थी बचपन में। मतलब मेरे लिए शोले का जो स्मृति द्वार था वो वही सीन था जिसमें असरानी, गोवर्धन असरानी आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि आधे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, हा बिल्कुल, और आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे कोई बचता नहीं है। तो कुछ तो जो एक्टर्स हैं उनकी खूबी रही, और कुछ कॉमिक रोल्स भी इतने खूबसूरत लिखे गए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए। शोले के लिए मैं यही मानता हूँ कि क्योंकि वो कहानी ही है एक परिवार में सारे लोगों के मारे जाने की कहानी, और एक डकैत से उन मौतों के बदले की कहानी। तो आप सोचिए कि कितनी ट्रेजिक कहानी है। अब उस त्रासद कथा में आप कहाँ से कॉमेडी लाएंगे, कहाँ से कॉमेडी लाना है, लेकिन लोगों को बांधना है। लोग 3 घंटे में तो त्रासदी देख करके और त्रासद स्थिति में चले जाएंगे। तो असरानी उधर अपने वो सूरमा भोपाली, और इधर हेमा मालिनी स्वयं, वो खुद भी कॉमिक बने, यूं की। अमिताभ बच्चन भी ट्रेजिक रोल और बहुत सारा कॉमिक सीन लाइट है अपने दोस्त के साथ, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है साला। तो मौसी से जाके बात करना कि ये है, अब चला ही जाता है तो क्या करे। गब्बर खुद, वो खुद कॉमेडी कर रहा है। और जो यूनुस परवेज है, क्या नाम है उसका, कालिया, ये सब कॉमिक कैरेक्टर्स थे। उसका शोले का वो जो है, बाद में खैर राजू श्रीवास्तव ने उसको रिक्रिएट किया था तो जिसमें नीचे वो ऊपर बैठा है कालिया और नीचे गब्बर सिंगर पूछते हैं कि कालिया क्या टेम्परेचर हुआ है उधर तो कहता है घड़ी घड़ी। अच्छा, गब्बर बूढ़ा हो गया है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीन है वो। लेकिन आप लोग जब फिल्मों का जब से सबसे ज़्यादा सुरूर था, ताऊ की तो कहानी सुनी है कि सिनेमा देखने बहुत जाते थे। अब बाबा पहले आपसे शुरू करें, आपके टाइम पे उस समय सबसे ज़्यादा हिट कॉमेडियन एक्टर कौन था? इंटरनेशनली चार्ली चैपलिन, तब भी आज भी और मेरे जीवन में हमेशा वो आदमी नंबर 1 रहबे करेगा। क्योंकि चार्ली चैपलिन के पूरे काम में जो एक कंसिस्टेंसी है, मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी, उस एनर्जी के साथ में हर एपिसोड, चार्ली चैपलिन का कोई भी एपिसोड मुझे बोरिंग नहीं लगता है। मुझे मिस्टर बीन बहुत पसंद है, लेकिन मिस्टर बीन कभी कभी लगता है कि वो ये वाला एपिसोड यहाँ पे कमज़ोर हो गया या ये ऐसे कमज़ोर हो गया। मिस्टर बीन की एक फिल्म भी बनाने की कोशिश की थी, वो बहुत ही वाहियात थी, मैंने थोड़ी सी देखी, छोड़ दी। मिस्टर बीन लेकिन मुझे बहुत पसंद है, रॉवन एटकिंसन। तो लेकिन मिस्टर बीन बहुत नीचे है। चार्ली चैपलिन का जो मकाम है, जिस जगह पे वो हैं, वो बहुत ही अव्वल है, और उसका रिप्लेसमेंट मुझे दूसरा कोई मिला नहीं। भारतीय सिनेमा में जब कॉमेडियंस की बात होती है, तो मैं पहले भी 3 ताल में कॉमेडियंस पे बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है सबसे माहिर, शातिर और परिपक्व कॉमेडियन उत्पल दत्त रहे। जितनी भी फिल्में हम लोगों ने देखी, उत्पल दत्त बहुत फिल्मों में हम लोग को देखने को नहीं मिले, लेकिन उत्पल दत्त जिस भी फिल्म में रहे और कॉमिक रोल में रहे, उस आदमी ने बिना हा ही किए हुए लोगों को लोटपोट किया है। इसमें श्रम लगता है। जो शातिर आप कहते हैं तो कैसे, मतलब किस लिए? शातिर मतलब कि शातिर का मतलब होता है मैच्योर। केवल शातिर ये केवल वो नहीं है। और शातिर का मतलब क्या है कि आप उसकी चाल में फंस जाएं। जैसे जॉनी लीवर खुद भी हंस रहा है तब हंसा रहा है, ओम प्रकाश खुद लबरा रहे हैं तब सामने वाले को अपने से वो जो खींच रहे हैं। जॉनी लीवर को देखकर लगता है कि ये मस्खरा है। उत्पल दत्त को कोई ये नहीं कर सकता कि मस्खरा है। तो शातिर वही हुआ ना जो पता ना चले और काम कर बैठे। पूरा का पूरा आप सोचिए कि मतलब उत्पल दत्त पूरे टाइम सीरियस है, आंखें तनी हुई हैं, भ्रकुटी तनी हुई है, वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है और लोग लोटपोट है। तो उत्पल दत्त की जो माहिरीन है जिस स्तर का, हाँ मतलब
वो गला कमाल फाड़ है। के कभी हंसते नहीं, ज्यादा वो हल्का सा मुस्कुराए। और दूसरा मुझे ये अपने महमूद और जगदीप महमूद और इन दोनों के भी जो सीनियर हैं, जॉनी वॉकर हमको बहुत पसंद है। और जॉनी वॉकर का एक अलग स्टाइल है। जॉनी वॉकर के स्टाइल में एक ओवर एक्टिंग होते हुए भी ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे समाज में कई बार ऐसे लोग होते हैं। वो कॉमिक्स को ना एग्जैजरेट करना भी पड़ता है। हाँ, तो वो हाँ, कई language लोगों को कई कॉमिक कैरेक्टर्स जैसे चार्ली चैपलिन खुद भी एग्जैजरेशन ही है। और खास करके वो बहुत हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे जो भी हास्य बिल्कुल के जो भी विदूषक है, जो रहे हैं वो हाँ, हमेशा ऐसे रहे काफी हैं। लाउड तो हमारे expression हमारे यहाँ तो एक्टिंग ही लाउड रही है। मैं जब एक्टिंग का असेसमेंट करता हूँ इंडियन सिनेमा में, तो मैं ये पाता हूँ कि जिसको आप सदी का महानायक कहते हैं, वो ओवर एक्टिंग की दुकान है। हाँ हाँ। अमिताभ बच्चन ने अभी पूरी भी। जिंदगी अब और अभी और ज्यादा, जैसे जैसे ज्यों-ज्यों डूबे कुछ श्याम फिल्मों रंग में त्यों जहाँ पे त्यों उन्होंने उज्ज्वल। अंडर एक्टिंग की वो बहुत अच्छी हैं, वो प्रॉपर हाँ, लगती है। बाकी जगह बिल्कुल। पे वो जैसे- केबीसी में भी एक्टिंग करते हैं। जैसे वो मुझे आनंद पिक्चर में ही अच्छे लगे। बाकी फिल्मों में अमिताभ बच्चन मुझे हमेशा ओवर एक्टिंग की दुकान आनंद नजर में आते हैं। जॉनी वॉकर भी है ना। हाँ हाँ, लेकिन जॉनी वॉकर को मैं याद करता हूँ तेल मालिश गाने के लिए, चंपे है ना, या वो जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, उसी फिल्म का गाना है। ये दो गाने उस एक आदमी पे हैं। आप सोचिए, कॉमिक कैरेक्टर के ऊपर दो गाने हैं उस फिल्म में, और गुरदत्त ने क्या बढ़िया निभाया उनको। एक और व्यक्ति है जो मुझे, जिसके जैसे चरित्र मैंने समाज में देखे, और इसलिए भी मुझे एकदम वो इतना इंडियन कॉमेडियन लगता है, और वो केवल एक ही टोन में पूरे करियर में रहा है अपने, केशव मुखर्जी। जिन्हें हिचकियां लेना भी आता था। जो केशव मुखर्जी की गर्दन चलती थी ना, झटका खा कर भाई साहब, बगुले की गर्दन में आप, या ये आपकी फ्लेमिंगोज की गर्दन में, सारस की गर्दन में जो लचक होती है, वो तमाम बड़े बड़े नृतक नहीं अर्जित कर पाए जो केशव मुखर्जी ने अर्जित कर रखा था। उसकी गर्दन का स्विंग करना जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि वो अद्वितीय है। और फिर एक ही टोन में उसने, मतलब मैं जब भी केशव मुखर्जी को देखता था तो उनके लीवर के बारे में सोचता था। नहीं, मतलब इनके बारे में तो बाय द वे सुना है कि वो शराब पीते नहीं थे सिर्फ। हाँ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, अब उसकी कोई तस्दीक हो नहीं पीते पाई। हाँ, बिना पिए हाँ, तो एक हरवंश राय शराबी का बच्चन और अभिनय केशव करना। मुखर्जी दोनों के लिए कहा जाता है कि ये नॉन शराबी एलिमेंट रहे। बहरहाल, तो ताऊ, आपके कोई पसंदीदा कॉमेडियंस उसमें, या आप जिस समय देखते थे उस समय किनका? देखो, मैंने जमाना? टाइमिंग का बहुत, मतलब कॉमेडी में, फिल्म की कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक नाम मैं बस जोड़ दूं, हाँ। कि एक ऐसा व्यक्ति जो हरफन मौला था बॉलीवुड में, और कॉमेडी भी बहुत अच्छे से भरत लेता था। उसकी शक्ल पे भी कॉमेडी लिखी हुई थी, लेकिन वो कमाल का स्क्रिप्ट राइटर भी रहा, कादर खान। कादर खान अद्भुत आदमी थे, गजब के व्यक्तित्व थे। वो खलनायकी भी करते थे, सब तरह का रोल सब कुछ करते किया थे, उन्होंने। मगर उनकी कॉमिक टाइमिंग, और जबरदस्त चूंकि उनको समझ आती थी चीजें, वो डायलॉग उन्होंने लिखे होते थे, तो वो गजब खट कादर खट खान। खट 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 ऐसे जिग-जैग में चलता था कादर खान और शक्ति कपूर साथ में, और असरानी भी कभी कभी, इन लोगों की बहुत सारी फिल्में आई, जिसमें कि जितेंद्र जयाप्रदा, वो दशरी नारायण राव करके तेलुगु थे, वो बनाते थे मकसद, तोहफा, मवाली, इस तरह की पिक्चरें। उसमें जितेंद्र होते थे, जयाप्रदा या श्रीदेवी या दोनों होते थे, और शक्ति कपूर, कादर खान, असरानी और अहमद, जो गब्बर बने थे, अपने ये अमजद खान, अमजद, ये होते थे। और इनकी कॉमिक टाइमिंग इन सब की बहुत ज़बरदस्त थी, और मैं उनका फ़ैन था। मैं मुकरी का बहुत फ़ैन था, वो उनके चेहरे पे कॉमेडियन लिखा हुआ था। पर उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन कॉमिक एक्टर थे। वो एंग्री यंग मैन से ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे उनकी कॉमिक टाइमिंग, जब भी उन्होंने कॉमेडी की, बहुत ज़बरदस्त की। आई वाक इंग्लिश, आई टाक इंग्लिश, वो वाला सीन जो गोविंदा तो खैर, हाँ, जो कि एक अद्भुत हीरा निकला हमारे यहाँ से, बिल्कुल, वो भी हो हर गया फिल्म जहाँ वाला। पे भी, पर गजब की टाइमिंग और कन्विंसिंग कॉमेडी। और उन्होंने उसको अलग अलग फिल्में बहुत खराब मिली, इतने घटिया स्क्रिप्ट मिले, जैसे दूल्हे राजा टाइप की पिक्चर मैं कई बार देखता हूँ और देख सकता हूँ, क्योंकि वो आदमी अद्भुत है। वो अपने दम पर फिल्म
चल सिर्फ गोविंदा के लेकिन लिए आप ताऊ, घटिया फिल्म इसमें देख सकते। जब हम नायकों की कॉमेडी पे आते हैं, जैसे आपने अमिताभ का जिक्र किया और गोविंदा का जिक्र किया, तो कमल हासन का जिक्र भी मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। और मैं हमेशा चाची 420 और आंटी नंबर 1 को जब कंपेयर करता हूँ तो चाची 420 बहुत ऊपर है। चाची 420 बहुत आगे की फिल्म मुझे लगती है, क्योंकि उसकी फिल्म अच्छी थी, इसकी फिल्म खराब थी। गोविंदा में कोई खराबी नहीं थी, फिल्म ही खराब, फिल्म कचरा थी। गोविंदा के साथ ये भी है कि वो पंजाबी परिवार से आते हैं, पर उन्होंने वो पंजाबी लहजे वाली कॉमेडी भी की एक और 11 जैसी फिल्मों में, और उत्तर प्रदेश और बिहार वाली कॉमेडी भी की, और वो बिल्कुल कन्विंसिंगली की, भाषा को भी बनारस में इनकी परवरिश पैदाइश का भी मामला है गोविंदा की। संजीव कुमार और गोविंदा ये सब बनारस कनेक्ट वाले लोग भी रहे हैं। नहीं, पर उत्तर प्रदेश है प्रदेश शायद वहाँ पे। जैसे वो एक और 11 है ना, इतनी घटिया और वाहियात फिल्म है क्या यार। पर मैं ये भूल ही नहीं पाऊंगा कि गोविंदा ने उसमें कितना जान डाल दिया। जो सदाशिव अमरावपुरकर से भी कॉमेडी रोल्स कराए भाई हैं, साहब, बिल्कुल, और जबरदस्त किए वो सारे। जबरदस्त। सदाशिव अमरावपुरकर के बारे में मुझे जो एक सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है, जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में किसी के बारे में उस लेवल पे नहीं लगी, मुझे लगता है मेरे मोहल्ले से है। उनकी चमड़ी, आँख, डोले ऐसी आँखें निकल के बाहर, और अगर कहीं पान खा ले तब तो लगता है कि पक्का जो है मुराई है हमारा। जॉनी वॉकर की छवि ना उस एक समय वैसे उन्होंने काफ़ी रोल कर लिए थे, तो ऐसी बन गई थी कि एक बिगड़ैल शराबी वाले रोल्स ही ज़्यादा करते हैं। तो एक बार वो तब स्टार हो चुके थे, मुंबई से जा रहे थे, तो एक ट्रैफिक सिग्नल, रेड सिग्नल था, वहाँ पे उनकी गाड़ी रुकी, तो एक आदमी आया, उसने ऐसे देखा और शीशे से, शीशा खुला हुआ था, एकदम चेहरे के पास उसने अपना सर जो है एकदम करीब लाया और बोला जॉनी वॉकर। तो जॉनी वॉकर बोलते हैं भाई सूंघ कर पहचाना क्या। तो उनके मतलब फनी भी थे, नेचुरली भी फनी थे वो। ओम प्रकाश और महमूद भी हाँ जबरदस्त काम। महमूद की तो स्टार स्टेटस थी उनकी एक टाइम में, वो बिल्कुल इतने बड़े थे। पड़ोसन वाला गाना कितना, गुरदत्त की मेरे ख्याल से सभी फिल्मों में महमूद को उन्होंने कुछ ना कुछ रोल दिया। महमूद ने एक फिल्म बनाई कुंवारा बाप, जो चली नहीं, पर उसमें सारे बड़े एक्टर थे, अमिताभ बच्चन से लेके सारे बड़े एक्टर थे, सबके 2-2 मिनट 1-1 मिनट के रोल थे, तो दर्शन भर हो जाए इतने। लेकिन पोस्टर जब निकला कुंवारा बाप का, तो उसमें सारे एक्टर थे, तो लगता था कि मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में शांति ओम कर दिया, वो सब मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी कोई आदमी गुजर रहा है इस टाइप का। सबने उनके मित्रता के बल पे कैमियो कर दिया था उनके लिए। लेकिन पड़ोसन जो गाना है वो मैं आज भी कभी भी सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। हाँ, मैं उसको देखना पसंद करता हूँ, बहुत मजेदार है वो। और इनफैक्ट उस गाने को बिना इन दोनों को देखे हुए, हाँ बिल्कुल, आप जब भी पड़ोसन का वो जो गाना है, एक चतुर नार करके सिंगार, बिल्कुल आपको महमूद तो बस एक आदमी ने और कॉमेडी की है, और वो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जब टॉप 5 स्टार्स चूज किए जाएंगे एक्टिंग में या कॉमेडी में, एक्टिंग में, लेकिन उन्होंने कॉमेडी भी की है। कॉमिक्स जो होते हैं ना, वो बेस्ट एक्टर होते हैं। दिलीप साहब, हाँ, बहुत जबरदस्त, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी, जबरदस्त टाइमिंग पे उस आदमी का, एक्टिंग में भी और कॉमिक कैरेक्टर निभाने में भी, हर चीज़ में दिलीप साहब की टाइमिंग का कोई जवाब नहीं है। ये बाद के दिनों में मुझे एक और एक्टर की कॉमेडी बड़ी पसंद आई, और वो सबसे पहले मशहूर हुए थे रन फिल्म से, विजय राज। हाँ, ये जो कौवा बिरयानी वाले हैं ना, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाँ। नहीं, आज के टाइम में क्या है, हम बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं। आज आपके पास ऐसे कॉमिक हैं जो कॉमिक के रूप में जाने नहीं जाते हैं, जैसे संजय मिश्रा। हाँ, ढूंढू जस्ट चिल, ठीक है, का दिया हुआ है। मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, ये सब कॉमिक तो नहीं है। पाठक, हाँ, अब आप देखें कि यशपाल शर्मा को गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोई रोल नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ बैंड बाजे का गाना गाना था, लेकिन वो अद्भुत निभाया उन्होंने, अद्भुत है वो, आपको वो याद रह जाता है। एक और आदमी ने कॉमेडी बहुत की है, और मैं इसलिए भी नाम लेना जरूरी समझता हूँ, लोग कहेंगे कि नहीं बाबा से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती इसलिए नाम नहीं लिया, अनुपम खेर। नहीं, परेश रावल का नाम भी लेना चाहिए, परेश रावल ये बहुत अच्छा दौर चला। और हेरा फेरी, और फिर हेरा फेरी में जो परेश रावल का रोल है, बाय द वे उसमें तो हालांकि अक्षय कुमार कभी भी कॉमेडी करते हुए लोगों को पसंद आए हैं, लेकिन मुझे हमेशा वो काला कपड़ा बांधे हुए मोहरा के झांसर ही दिखते हैं। जैसे सुनील शेट्टी से मैं उबर ही नहीं पाया बलवान के बाद से।
सुनील शेट्टी एक्टर नहीं है, हाँ वो डोले स्टार है, वो डोले हैं, डोले है। डोला रे डोला रे डोला रे। हाँ, जैसे संजय दत्त क्या है, अब आंखें हैं। नहीं, लेकिन संजय दत्त ने 1 2 3 जो कॉमेडी संजय के दत्त का रोल्स किए हैं वो बाल- ठीक किए हैं। बाल होगा भाई, मुन्ना भाई और उसके बाद एक धमाल और इस तरह की जो फिल्में आई थी, तो अच्छे रोल किए नहीं, हैं। जबरदस्ती संजय का दत्त- क्रेडिट दे रहे हो आप। हाँ, लेकिन एक्टिंग उनको नहीं आती है, एक्टिंग नहीं आती, उनके पास ठीक आंखें है? हैं। और उनको क्या है, वो डायरेक्टर अच्छे मिल गए, फिल्म अच्छी मिल गई, और वो हो गया अरशद वारसी कॉमेडी। अरशद वारसी सर्किट का जो रोल है। बाय द वे, अरशद वारसी और जावेद जाफरी का एक सीन है धमाल जावेद फिल्म में। जाफरी का जिक्र नहीं हुआ, वो हाँ। महमूद के ही संतान, जगदीप जगदीप की संतान। और डांस और कॉमेडी, हाँ दोनों में। गोविंदा और जावेद जाफरी में जो कॉमन चीज़ है कि दोनों ही अपने दौर के कमाल के, जो ब्रेक डांस हम लोग कहते थे, कमाल के डांसर और कमाल के टाइमिंग कॉमेडी की इनकी जबरदस्त। तो वो एक सीन है धमाल फिल्म का, आपने देखा होगा अगर, तो वो गाड़ी से सबको गोवा पहुंचना है बड़े वाले डब्लू के नीचे, तो वो एक लिफ्ट लेते हैं, जावेद जाफरी और ये भाई हैं अरशद वारसी। तो एक दक्षिण भारत का एक व्यक्ति उन्हें मिलता है, स्टीरियोटाइप है लंबे नाम वाला, तो वो बोले कब तक पहुंचेंगे गोवा, तो वो कहता है कि जब तक नाम बताएंगे तब तक पहुंच जाएंगे। फिर वो नाम अपना बताता है, अपने भाई का बताता है, बोले आपका क्या नाम है, बोलता अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तुस्वामी चिन्न स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, और वो चालू रहता है, और ये 15 मिनट तक। उसके बाद वो रुकवा करके गाड़ी में उतरते, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। एक वो, और एक इसी फिल्म का एक सीन है जिसमें असरानी है, विजय राज है, और विजय राज वो प्लेन में है और विजय राज उनको समझा रहे हैं कि प्लेन का जो है पायलट बेहोश हो गया है शराब पी करके, अब प्लेन को कैसे लैंड कराना है। और इतना काम है, कंपोज्ड, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ नहीं है विजय राज, और वो बहुत ही सुंदर सीन है। मैं उसको देख के निजी जीवन में वो भी बहुत उसका काम अद्भुत रहते सीन है एक, वो कि विजय राज कहते हैं कि आपको एक लाल बटन दिख रहा है ना, हाँ, कहते हाँ दबा दिया, अरे दबाना नहीं था। दबाना था। ये नए कॉमेडियंस में, और ये आपको ये पसंद है क्या, अपने राजपाल यादव? हाँ। राजपाल यादव कुछ रोल्स एनर्जेटिक बहुत हैं, और कई रोल्स उन्होंने बहुत अच्छे निभाए हैं। हलचल हंगामा, लेकिन मुझे एकदम जो नई पौध है उसमें सुनील ग्रोवर पसंद है, क्योंकि सुनील ग्रोवर की जो बरतने की एबिलिटी है वो बहुत कमाल की है। और मैं कपिल शर्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से, आप लोगों को पसंद हो सकते हैं, लेकिन कपिल शर्मा शो मैंने कई एपिसोड्स जो उनके यूट्यूब पे सुनील ग्रोवर के कंपाइलेशन मिल जाएंगे आपको, 45 मिनट का, 1 घंटे का, उस तरह से, तो वो मैं देखना पसंद करता हूँ। तो वो, और वो गुत्थी से ज़्यादा डॉक्टर गुलाटी वाले रोल में मुझे, हाँ, डॉक्टर गुलाटी उन्होंने बहुत जबरदस्त कैरेक्टर बनाया। हाँ, और डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर मिश्र गुलाटी वो मोइन अख्तर के एक डॉक्टर से प्रेरित है। हाँ। आपको तो अनिल कपूर भी पसंद होंगे कॉमेडी रोल में? नहीं, लाउड मजनू भाई, लाउड वेलकम पसंद है इसलिए। वेलकम बहुत पसंद है, और नाना पाटेकर कॉमेडी कर रहे हो तो वो अद्भुत एक एक्सपीरियंस होता है। अनिल कपूर बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, लाउड बहुत है उनके फिल्म बाल अच्छी है। और उनके, सवाल है कि फिल्म का डायरेक्टर और फिल्म कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है। नसीरुद्दीन शाह ने कॉमेडी की है कुछ एक हाँ, फिल्मों हाँ, में। वो तिरछी चोपी वाले, वेलकम जो रिटर्न है, हाँ, दूसरा उसमें भी, वेलकम, हाँ, उसमें भी है वो। ना, और इश्किया में भी है, डेल इश्किया में भी है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ वो लतीफेबाजी कर, दोनों में कॉमिक रोल ही है उनका। बमन ईरानी, बमन ईरानी मुझे एक बहुत मैच्योर एक्टर के तौर पे मैं उनको देखता हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुन्ना भाई का जो पहले सबसे पहली जो मुन्ना भाई बोमन है, ईरानी तो की वही जबरदस्त खूबी है किरदार जो उत्पल दत्त वाली है, कि बोमन का चेहरा बहुत सीरियस है और वो हंसाते बहुत है। तो बोमन को, मतलब वो उत्पल दत्त वाली चीज जो है ना, मैं अभी भी इन सबको कॉमेडियन नहीं मानता। हाँ, ये कॉमेडियन ये है लोग नहीं, एक्टर अच्छे हैं, एक्टर अच्छे हैं और बरत comedian लेते होते हैं। अच्छा कॉमिक टाइमिंग जिसकी हो वो अच्छे एक्टर होते हैं। और उनका जिक्र नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, रज्जाक खान। अरे उस्तरा, मेरा नाम है बाबू हटेला। फैयाज टक्कर पहलवान, फैयाज टक्कर, हाँ टक्कर पहलवान, अरे अद्भुत थे वो। नहीं रहे वो, हाँ, शायद नहीं, पिछले हाँ, साल नहीं ही, रहे, हाँ, इसी साल हाँ। उनका देहावसान। हाँ, अभी हाल इसी कोविड के मौसम में गए हैं। मतलब एक गुंडा हंसा सकता है ये, वो
उन्होंने वो किया, गजब था वो। और उनकी वो बगुले की तरह सुतवा टांगे है ना, और वैसी ही सुतवा पतली उनकी जीन्स गर्दन, का कपड़ा, है नहीं ना? वो और उसमें वो चुस्त जीन्स पहने पतलून, हुए हाँ। पतली मोहरी वाली, है ना, या मतलब बैगी के दौर में भी वो चुस्त मोहरी पहनते थे, वो कमाल थे। गले का उनका रुमाल और वो उनकी ट्रांसपेरेंट शर्ट, साटन वाली कमीजें उनकी सेमी ट्रांसपेरेंट। और उनको डायलॉग भी इतने मस्त मिलते थे ना, मैं 1 2 3 लिख के लाया हूँ कि अगर पुलिस के पास जाकर ज़्यादा शान पट्टी करने की कोशिश की तो कान के नीचे कैप्सूल लगा दूंगा। और ये कैप्सूल है, बहुत मौलिक है, वाह। अब ये आई थिंक दूल्हे राजा या कोई है जिसमें वो फैयाज टक्कर बने हैं। हाँ वो जिसमें ये कहते हैं, क्या फोड़ना है बोल। अब ये ढक्कन फोन के अंदर मैं तेरे को घुस के ऐसा गाली दूंगा ना कि अक्खे टेलीफोन एक्सचेंज में अंगार लग जाएगी। कौन लिखता, मुझे ये कादर खान टाइप की लिखा हुआ खान है का ना, है ना? उन्हीं की होगी। हाँ। हाँ। ये सब खुराफात का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कादर खान का नाम लेना बहुत जरूरी था। वो डायलॉग्स में भी उन्होंने ऐसा लिखा है ना, अद्भुत है वो। कादर खान एक अच्छा काम करके गए। जब वो काम करना बंद कर दिया उन्होंने, तो दुनिया भर में वो गालिब लेके गए। हाँ, और पाकिस्तान में तो खास तौर पर उन्होंने बहुत, और वो प्रोग्राम्स खड़े किए। होके 2 गजलों पे 3 घंटे बोल सकते थे। एक शेर पे 15-20 मिनट तशरीह कर सकते थे। बहुत बेहतरीन, उर्दू अदब के बहुत बड़े बिल्कुल माहिरीन, जानकार। और वो और दिखता भी था डायलॉग्स पे बहुत भी। स्कॉलरली काम करके वो फारिग हुए, दुनिया से गए, रुखसत हुए। हाँ, उनकी आखिरी तस्वीरें बड़ी, वो तब शायद व्हील चेयर वगैरह पे चलने हाँ। लगे थे। हाँ, सभी आ जाते हैं व्हील चेयर पे, क्या वो क्या हम क्या आप सब। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हमने सब बातें की, पर कॉमिक रोल्स चाहे लिखे नहीं गए उस तरह से, या इसी वजह से उभर के नहीं आए अभिनेता, महिलाएं बहुत कम मिलेंगी आपको। टुनटुन वगैरह हैं, 2-4 नाम हैं जो आप गिन सकते हैं, पर कॉमिक टुनटुन रोल्स है, महिला बुआ हैं जो बनारस वाली, अपनी क्या नाम था उनका, लीना मिश्रा। हाँ लीना मिश्रा जी, तो वो फिर ये हतंगड़ी, इन्होंने भी बहुत सारे कॉमिक रोल किए हैं। टुनटुन थी ही, और अरुणा ईरानी करती थी बहुत सारे कॉमिक रोल्स। हाँ, पर एक्चुअली क्या हुआ कि वो हमारी और फिल्म रेखा इंडस्ट्री में श्री- महिलाओं के लिए रोल हाँ। बहुत कम, थे और एक ही तरह के थे ज़्यादा। मतलब हीरोइन भी होती थी तो सिर्फ इसलिए होती थी कि वो थोड़ा 1-2 डांस हो जाएगा और वो सब हो दूसरा जाएगा। क्या है कि कहानी जो है मर्दों आपकी, के आपकी नाट्य परंपरा की चेतना में महिलाओं को मस्खरा कभी बनाया नहीं गया। वही है। तो उससे निकलने में इतनी दिक्कत हुई। आप ये देखिए कि रेखा ने, श्रीदेवी ने, इन सब ने भी कॉमिक रोल करने की कोशिश की, उनके करैक्टर उस तरह से गढ़े गए, लेकिन वो लाउडनेस में दब के ख़त्म हो गए, क्योंकि वो हो नहीं पाया जिस तरह से हो सकता था, हुआ चाहता था। ताऊ भी जब कॉमेडियंस की बात कर रहे होते हैं, दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियंस की भी, तो उस फहरिस्त में महिलाएं हैं नहीं, कम है, हाँ, रेयरली कम है। मतलब ताऊ ने जब नाम गिनाए, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड कॉमेडियंस के, उसमें मोस्टली मेरे ख्याल से सब महिलाएं ही थी। हाँ, उसमें मेरी भी गलती अंग्रेजों के हो नाम से सकता पता है, नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि मैं महिलाओं को उतना सुना नहीं। 2-4 हैं बहुत गजब की कॉमेडियंस, अभी कुछ लड़कियां कर रही हैं, कम ही है। अभी कुछ लड़कियां स्टैंड अप कॉमेडी में हैं इस तरह की, लेकिन उसमें अभी भी मुझे वो ऐसा मसाला दिखा नहीं है कि जिनको देख के मैं कहूँ कि हाँ ये जो है बहुत मुकम्मल कॉमेडी के। हाँ, एक एमी हिसाब शुमर से। के लिए आपको 10 पुरुष मिल जाएंगे जो वही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो 1:10 का रेशियो टाइप चल रहा है अभी। एक वो नहीं है, एक नैनेट जिनका शो है, हैना गैट्सबी, देखा है आपने? हाँ, वो भी वो बड़ा मशहूर, उनके 2 आ गए हैं वर्जन, 2 सीजन आ गए हैं उसके। पर ये जो एक्टर्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, एक्टर्स नहीं कहने चाहिए, स्टार्स जो हैं, जिन्होंने जब कॉमेडी में हाथ आजमाने की कोशिश की, तो उनसे ज़्यादातर बहुत सारे लोग फेल भी हुए, कुछ सफल भी हुए। तो उसमें सबसे बड़े फेलियर्स जो मुझे लगते हैं वो हैं शाहरुख खान, सैफ अली खान। कॉमेडी में कभी भी नहीं जचे मुझे, ऐसा है। हाँ, क्योंकि वो डिफरेंशिएट बहुत ने, जैसे ऐसा तो चेन्नई नहीं कह सकते एक्सप्रेस और जैसे- इस तरह की चीज़ें की उन्होंने कॉमेडी में, लेकिन वो कभी मैच अब जैसे सैफ अली खान जब बॉलीवुड में दाखिल हुए, तो वो सीरियस या मतलब हीरो के रोल में भी मतलब लगता था कि ये मजाक कॉमेडियन टाइप का उनका जो कैरिकेचर दिमाग में Wow! बना, हाँ, ये करते हे, तो जो हे से शुरू हुई ना उनकी एक्टिंग, उसमें कभी भी लोग उनको गंभीरता, तो फिर जब उनको असल में कहा गया ना कि तुमको हे करना है, तो या शाहरुख खान जो करते रहे, वो उस के चक्कर में फिर वो एक्टिंग हुई नहीं।
और ये भी होता है ना, अगर एक एक्टर की इमेज इतनी बड़ी हो जाए तो फिर उसको इमेज को ब्रेक करना, जो खुद की क्रिएट की होती है और उनकी एसेट होती है, वो हर एसेट एक लाइबिलिटी होती है ना। हाँ, आपके घर पास बनाओगे तो घर की रखवाली करनी अगर पड़ेगी। आपके पास 5 किलो सोना है तो वो liability है। लाइबिलिटी है आज के दिन में, है ना। तो उस हिसाब से शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो या इन सब के का जो इमेज है, उस ट्रैप से निकलना, उसको तोड़ के बाहर आना, वो कर सकते हैं कि नहीं मैं तोड़ देता हूँ, मैं चेन्नई एक्सप्रेस बनाऊंगा, मैं थोड़ी कॉमेडी करूंगा, ए चिन्नम्मा ऐसे करूंगा। दर्शक नहीं तोड़ पाता है। कभी कभी ऑडियंस को लगता है यार ये मेरा शाहरुख नहीं है। हाँ, और शाहरुख का मामला यही है ना कि शाहरुख बलवान के सुनील शेट्टी कभी नहीं बने। शाहरुख का चरित्र पॉपुलर होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहरुख भी हमारे मोहल्ले के लड़के जैसा रहा, हल्के से चबी गाल थे, आजकल तो सूख गए हैं, है ना। मजाक भी कर रहा है, उसकी धोती भी खुल जा रही है, लेकिन वो जब फाइट कर रहा है तो ज़बरदस्त फाइट भी कर रहा है। तो वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज था। जब आपने ये कह दिया ना कि हम केवल तुम्हारे इस पूरे पैकेज में से केवल इतना खोल के दिखाएंगे, बाकी ढक देंगे, तो वो चला नहीं। सबसे बड़ी बात एक और है कि शाहरुख खान को 57 साल की उम्र में पठान करना पड़ रहा है। ये वो रियलाइजेशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल 57 की उम्र में लगभग सारे एक्टर्स पिता का रोल करने लगे थे, हीरो के पिता का रोल, पर वो शाहरुख तो कर लेगा। वो आदमी एक्सपेरिमेंट करने वाला है। डर यह है कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए अभी वो उनको वो सब करना पड़ रहा है। वो देखते हैं कब तक चलता है। अभी किसी भी एक्टर अजय कभी देवगन मरता का भी मुझे कॉमेडी जब उन्होंने की एक दो, ये गोलमाल और ये नहीं एक्टर नहीं है। अजय देवगन का फॉन्ट का वो तो रोहित शेट्टी की पिक्चर थी और बहुत सारे लोग होते थे उसमें। फॉन्ट का इशू है अजय देवगन के साथ, तो इस वजह से भी कॉमेडी में वो, लेकिन एक चीज, वो वाला फॉन्ट चलता नहीं है। एक चीज है कि मुंह से रसगुल्ला निकाल के बोलिए। तो एक चीज है कि पहले ना काफ़ी बहुत जो कॉमेडी बहुत ज़्यादा डायलॉग्स ओरिएंटेड काफ़ी रहती थी, कि सिचुएशंस भी होती थी। जैसे अंगूर बनी हमारे कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बहुत अच्छी फिल्म, हाँ मिस हो गई हमसे बातचीत। देवेन वर्मा भी मिस हो गए हमसे, हाँ वो अंगूर के चलते आया है। हाँ। अंगूर की रीमेक बनी है अभी सर्कस, जो चली नहीं है, जो के से कस है उसमें। मैं देखूंगा वैसे उसको। लॉन्च हो गई, वो रिलीज हो गई है। अच्छा, अभी क्या हुआ बाद, जैसे आप हेरा फेरी वगैरह देखें तो वो डायलॉग्स से ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हैं जो कॉमेडी हैं। लेकिन उस टाइम पे कई बार सिर्फ डायलॉग्स में ऐसे खेल के आते थे, जैसे गोविंदा किसी को ये बोल रहे हैं कि जितना तुम साल में कमाते हो, सिर्फ उतने रुपए के बजट से हमारी हवेली के फर्श का साबुन आता है उसको साफ करने के लिए, है ना। पब्लिक इसी पे कादर खान वगैरह इसे प्रयोग करते थे। मेरे ख्याल से दूल्हे राजा या कुली नंबर 1 में, जिसमें अमराव पुरकर है, अमराव पुरकर का नाम ही इतना फनी है। उनका नाम है शादीराम गरजोड़े। हाँ। अब शादीराम गरजोड़े का क्या कीजिएगा, ये नाम सोचिए, मुझे नाम याद है, फिल्म का नाम नहीं याद है, लेकिन शादीराम गरजोड़े का नाम याद है। और जितने भी लोग ब्याह करा रहे होते हैं उनको सबको मैं यही बुलाता हूँ कि ये आपके शादीराम गरजोड़े यही है ना, इनसे कहिए कि ये बारात की 200 की बात हुई थी तो 300 बाराती का आ रहा है। वो क्या पहले एक जो चीज़ थी ना कि अब हमारा सिनेमा ज़्यादा रियलिस्टिक होने की ओर चल रहा है, मेथड एक्टिंग हो गई है, लाउड एक्टिंग को कम करना है, डायलॉग्स ऐसे बोलो ना जो एक्टर से, जैसे राजकुमार राव जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, जैसे आम लोग बात करते हैं उस तरह से बोलो। इसका एक नुकसान मैं यही देखता हूँ कि इस तरह के डायलॉग्स नहीं आते। हाँ, वो जो नाटकीय डायलॉग होते थे, जिसमें कि वो होता था, हाँ, और कि कादर खान का एक डायलॉग था कि ठक्कर से टक्कर लेने में बड़े बड़े के पाँव के पसीने आ जाते हैं। तो आदमी को ना लगता है कि यार वो एक रेखा बनती दिखती है। हाँ। एक नाम से टक्कर लेने में वो तो एक रिदम होता था, वो आप नहीं कर सकते। ये तो अपने को एक नाम रह गया अभी पिछले 3 साल के उभार का, पंकज त्रिपाठी का। और वो उनको भी एक चीज़ जो है उनकी, कि जो ताऊ कह रहे हैं ना कि कैरेक्टर में आप कितने दक्षता से घुसते हैं, कॉमेडी उस पर भी निर्भर करती है। क्योंकि आप जितने अच्छे एक्टर हैं आपकी कॉमेडी उतनी ही सही रहेगी, या आप तभी कॉमेडियन हो सकते हैं। पंकज कपूर, तो पंकज कपूर और पंकज त्रिपाठी, ये 2 नाम जो हैं वो मुसद्दी लाल बनते थे। हाँ। लेकिन फिर जो मटरू की बिजली का मंडोला क्या किया है, मतलब 1.5 साल तक फेसबुक का मेरा कवर फोटो
वो गुलाबी भैंस थी। 1.5 साल तक हमारे फेसबुक का कवर फोटो गुलाबी भैंस। एक भैंस से शराब पी के एक आदमी इतना प्यार कर सकता है कि वो भैंस उसको गुलाबी दिख रही है, और वो प्यार जेन्युइन लगता है ऑन स्क्रीन। वो ऐसा नहीं कि मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। आप जब वो फिल्म देखते हैं तो उस पूरी फिल्म में पूरी फिल्म एक तरफ है और पंकज कपूर एक तरफ है। कमाल का काम है। एक और एक्टर और है ऑफिस या मुसद्दीलाल कमाल का। टीवी की तरफ ही चले गए थे, वो टिक्कू तलसानिया याद है आपको? वो सर्कस में वापस आ रहे हैं। हाँ, सर्कस में है वो। वाह। तो वो मतलब उनका चेहरा देख के ही ना एकदम से थोड़ा सा डोपामीन बढ़ जाता है। उनसे बढ़िया फ्रस्ट्रेशन को चित्रित करने वाला कोई नहीं है। कि जो होता है ना, आदमी के हाथ में कुछ नहीं हो और वो बेहतरीन करते थे। वो अब भींचना अपने आप को, वो बहुत अच्छा करते थे। मैं हमेशा याद रखूंगा अंदाज अपना अपना में। वो पुलिस थाने में है जहाँ पे कि इनको पकड़ के लाया गया है, सलमान और आमिर खान को, क्योंकि ये लड़ाई कर रहे थे रवीना टंडन के लिए, भगदड़ में वहाँ पे मारपीट करते थे, उनको पकड़ के लाया गया है। तो ये दोनों अपने आप को अमीरजादे दिखाना चाहते हैं और वो उस दिन थाने का उद्घाटन हो रहा है, तो वो ढूंढ रहे हैं एक आदमी जिसको लॉकअप में डाला जाए और उनकी खींच। तो बहुत सारी बातें इसमें अपन को करनी थी पर रह गई, क्योंकि हम पहले काफ़ी वक्त खर्च कर चुके हैं और विषयों पर। मैं बिज़ार खबर की ओर बढ़ता हूँ, पर ये कि एक अगले दोबारा कभी हास्य कलाकारों पर, फिल्मों के हास्य कलाकारों पर बात करेंगे, और जिन बहुत सारे कॉमिक सीन्स पे अपन चाहते थे कि बात करें, तो एक सीन्स पे कर लेंगे। आज केवल कैरेक्टर्स पे बात हुई, हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सीन्स पे एक आगे करेंगे। सीन्स पे भी नहीं, हम एक अलग चीज़ चाह रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि मतलब मेरे ऊपर से आरोप हटे और ताऊ उसमें जम के बोलें, और 3 ताल का एक एपिसोड इस कॉमेडी, व्हाट इज़ कॉमेडी, इसके ऊपर एक बार बात होनी चाहिए। खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक जो कॉमेडी हुई, हम ऐसे गिनाएंगे तो हमको सारे नाम अच्छे ही लगने लगेंगे। जैसे हमने कहा कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर भी एक्टिंग कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली कॉमेडी क्या है एज ए क्राफ्ट, और इंडियन थिएटर में या इंडियन सिनेमा में कॉमेडी का स्कोप क्या है, इसके ऊपर हम लोग को कभी बात करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में जब ताऊ जिस लो पॉइंट की बात कर रहे थे, लेट्स टॉक सीरियसली अबाउट कॉमेडी। इनफैक्ट टिक्कू तलसानिया से याद आया कि एक और 11 में टिक्कू तलसानिया भी हैं, और वो इतने आनंद देते हैं मुझे। वो एक बैंक में काम करते हैं और उस बैंक को लूटने जाते हैं ये लोग, और फिर उनकी एक बेटी है जिनसे कि मोहब्बत करते हैं। ज़्यादा क्या बताऊंगा, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। मैंने तो कई बार 1.5 घंटे से अच्छा घटिया फिल्म है, लेकिन मैंने बहुत ही वाहियात फिल्म है, मतलब बेस सिर पैर का। लेकिन आशीष विद्यार्थी भी कॉमेडी कर जाता है उसमें, इसलिए हाँ, आजकल रील्स में भी कॉमेडी ही कर रहे हैं वो। नहीं, आजकल वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आजकल वो ब्लॉगर है, वो डेली अपना जो है रिकॉर्ड रखते हैं, रोज एक कोई। मैं कभी कभी उनसे बीच में इंस्पायर हो चुका हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक कैमरा लेके ही मैं बाथरूम भी जाया करूँ। नहीं, विज्ञापन वगैरह भी मिल रहा है उनको उससे। नहीं, वो तो मिलता एक कंपनी का दूध बेच रहा है आजकल। ठीक है, तो बिज़ार खबर इस बार हाई कोर्ट से आई है, और गहन मंथन के बाद हमने ये तय किया कि इसको कहना है कि ये बिज़ार है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये घटना है। यहाँ एक पुरुष हैं, मतलब पुरुष इस खबर में एज अ पति हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि शादी के 7 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी शराब, गुटखा, पान मसाला और नॉनवेज खाने की आदी है। तो पति ने पहले उनके परिवार वालों ने, और उन्होंने बहुत समझाया उस महिला को, इनका ये कहना है, पर वो मानी नहीं। तो फिर उन्होंने तंग आकर के तलाक का फैसला किया। फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज कर दी। तब पति ने इस फैसले को नागपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मेंटल क्रूएलिटी यानी मानसिक क्रूरता है एक तरह की, और गुटखा छोड़िए, अगर दोनों पार्टनर में से कोई एक ब्रश भी ना करे तो भी तलाक मिल सकता है। राइट टू हाइजीन के तहत ये मानसिक क्रूरता का आधार है। बहुत सही। हम तो ये चाहते हैं कि अगर दोनों में से एक पार्टनर 2 बार से ज़्यादा ब्रश कर रहा है तब भी तलाक मिलना चाहिए। हाँ। और 2 बार भी कर रहा है तो भी। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार भी कर रहा है तो भी। ऐसे लोग जो बेसिकली अलग होना चाहते हैं उनको होने देना चाहिए। आधार की जरूरत नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस अलग होना चाहते हैं, नहीं रहने का अपने को। नहीं, तो तलाक में आधार क्यों चाहिए? आधार चाहिए तो एयरपोर्ट पे आधार कार्ड दिखाइए। मेंटल क्रूएलिटी जो होती है ना, एक तो 7 दिन के बाद पता चला
है ना, ये जो है हमारी जो विवाह की व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि आप 7 दिन तक ऐसे कहाँ गायब रहे आप? कि आप अनजान व्यक्ति से विवाह करते हो तभी तो आपको 7 दिन के बाद पता चलता है ना। ये हमारे यहाँ व्यवस्था जिसको अरेंज्ड मैरिज बोलते हैं, हालांकि वो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी है। मतलब उसमें क्या होता है, हर आदमी की शादी की गारंटी हो जाती है। नहीं, लोग ऐसे घूम रहे हो। नहीं, और वो फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। देखिए आपकी जो यहाँ आगे कहीं इंगेज कर दिया उनको, आगे की नस्ल होगी ना, क्या होता है कि अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों से विवाह करते हैं, है ना। तो फिर अच्छी इसी से तो जाति व्यवस्था बनी ना, कि भाई मैं क्लर्क हूँ तो मेरी बेटी की शादी क्लर्क से होनी चाहिए, है ना। और 7-5 पीढ़ी के बाद वो कायस्थ कहलाने लगे। ऐसा ही होता है। तो लोग शादी के मामले में ये देखते हैं कि अपनी बराबरी का होना चाहिए। इस व्यवस्था में जिसमें कि अरेंज्ड मैरिज होता है, उसमें एकदम बेवकूफ लड़का है पर जमीन बहुत है। हाँ, तो उसको एक होशियार बीवी मिल जाती है। अरे फरीदाबाद और नजफगढ़ की कितनी शादियां हम जानते हैं। वो जेनेटिक नहीं तो क्या होता, अब उस बेवकूफ से प्यार कौन करता? लव मैरिज बोलते हैं यार, देखो पश्चिम में कितना अच्छा है, लव से मैरिज होता है। पहले लव होता है फिर मैरिज होता है। अपने यहाँ क्या है, इसलिए इतने चुटेले घूम रहे हैं वेस्ट में। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि वो गिरता जाता है उनका व्हाइट ट्रैश। एक व्हाइट ट्रैश बनता जाता है, एक बहुत इंटेलिजेंट हाईली एजुकेटेड रिच भी। एक हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस बन जाता है। IIM की पढ़ी हुई लड़की 5 फार्म हाउस वाले नजफगढ़ के किसान के बेटे को ब्याह दिया। हाँ, बहुत सुंदर लड़का है, IAS बन गया, ठीक है, बहुत सुंदर लड़का IAS बन गया, इंटेलिजेंट भी है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं भी किसी IAS से शादी करूंगा, ये करूंगा, वह सुंदर ही होनी चाहिए। विवाह व्यवस्था क्या बोलती है कि भाई साहब, ठाकुर साहब की लड़की मैट्रिक पास नहीं की से तो क्या वो 3 करोड़ दे रहे हैं तत्काल, ठीक है, और इकलौती है बाद में सारा संपत्ति तुम्हारा, उसका भी हो जाता, साढ़े उसकी भी 6 शादी हो जाती है। वो दिन भर बैठी रहती, उसको कोई वैसा ही मिलता जैसी थी वो, उसको IAS ऑफिसर सुंदर और इंटेलिजेंट मिल जाता है। खराब जेनेटिक, नेक्स्ट पीढ़ी में खराब जीन नहीं होगा, मिक्स होता रहता है ना। एक अच्छाई होगी, बुराई क्या है, मिक्सचर। आई लाइक द वे यू थिंक। अब इसमें बुराई क्या है, बुराई यही है, पता ही नहीं है कि वो गुटखा खाती है, ठीक है। अब तलाक की नौबत आ गई। जब अगर पहले से लव होता तो वो पहले ही देख लेता, रजनीगंधा खाती हो, अरे रजनीगंधा हम लोग थोड़े अफोर्ड कर पाएंगे, शिखर क्यों नहीं खाती? तो शिखर वाला शिखर से, रजनीगंधा वाला रजनीगंधा से, इस तो फिर वो बेटा अरेंज मैरिज का ही प्रॉब्लम है, जिसमें कहते हैं इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। तो प्यार भी अच्छी चीज है और ये सब भी अच्छी चीजें हैं, पर जिनको अलग होना है ना, हाँ, बिना UIDAI के, बिना आधार के, जिनको उनको इतना अलग। ये बंदा फिर से शादी करना चाहता होगा, बिल्कुल, ठीक है, ये फिर मरेगा। इसकी किस्मत ही ऐसी है। ये नहीं कि उसको ये बोले कि यार तुमको कौन सा पीती हो, है ना, कम कर दो, अच्छा वाला दे देंगे, नहीं बंधन। नॉनवेज को लेकर के बड़ा वो है, जैसे आमतौर पे घरों में क्या होता है कि पत्नियां बाद में खाती हैं, तो जो बचा खुचा होता है उसमें अच्छा पीस नहीं मिलता है। हाँ, और हाँ, ये बात तो है, और तो वो खुद ही दे देती हैं। हाँ, अच्छा नल्ली निकाल के उधर दे देंगे। हाँ। तो अगर वो कर रही हैं ऐसा कि नॉनवेज खा रही हैं पहले हल्के, तो अब तो बहुत ही अच्छा है। और घुली हुई अच्छी बोटियां महिला अपनी है। थाली में लेंगी, और अच्छे पीस सब निकाल के चाप के नल्ली के सब कटोरियों में। ये महिला कितनी क्रांतिकारी है, लेकिन आप सोचिए कि ये मांस खाती है, दारू पीती है, और ये पका रही है मान लीजिए मीट, तो अपना एक बनाया लिटिल लवली, तो टंगड़ी लेगी ना, चिकन विंग्स नहीं लेगी। हाँ, फिर वो उसमें से 2 निकालेगी चखने के लिए ना, टू टेस्ट द सॉल्ट। और कोरबा के लोगों को तो अलग हो ही जाना चाहिए। हाँ, कोरबा के लोगों को अलाउ ही क्यों करते हैं? हाँ, का कोरबा रे? क्या है ब्याह करके का कोरबा? अच्छा, कोरबा के लोग माफ करना, हमारा तात्पर्य ये था कि यार थोड़ा समझ बूझ के शादी करो। 7 दिन में ये नौबत आ जाती है, अच्छी बात नहीं है। नहीं, 7 दिन क्या कर रहे थे? 7 दिन बाद पता चला तुमको, रियलाइजेशन इतना लेट है। हो सकता है अडॉप्ट करने की कोशिश की, ये भी हो सकता है। और गुटखा खाने वाले से
मतलब पहले ही पता चल जाना चाहिए ना कि शिखर है कि क्या है, क्या मिलता है वहाँ। एक और ऐसे तलाक, दांत नहीं देखे थे क्या इन्होंने? हाँ, दांत से पता चल जाएगा। और अगर दांत इतने साफ थे तो वो विधि हम लोग को बताइए हला कि दांत साफ भी रहे, गुटखा भी खा सके। कोरबा में असली मिलता भी नहीं होगा ना कत्थे वाला, जैसे दोहरा उरा खा के चल रहे हैं। बोला 32 सुपारी काट के अपना जोखम जोक दीवार से चूना नोचा चालू। एक ऐसे तलाक मांगने के जो अजीबोगरीब केसेस आए ना, एक मैसूर का केस है, वहाँ के सेशन कोर्ट के जज के पास एक बार केस आया था जिसमें पति ने ये बोल करके तलाक मांगा था कि उसकी वाइफ जो है वो खाने में तीनों टाइम सिर्फ मैगी बनाती है, और जज ने इसको मैगी केस कहा था। मतलब ये चर्चित ही मैगी केस नाम से अरे हुआ। मैगी बनी हुई होती है, ताऊ बता चुके हैं, उसको बनाना क्या है? वो बना तुमको कुछ और रही है। वो हम बोल नहीं मैगी सकते। नहीं बना रही है। सच्चा तीये यू आर। और जब उसको खाना बनाना नहीं आता है, इसका मतलब है अगर मैगी बना रही हैं तो उनको कुकिंग नहीं आती है। हाँ, हाँ, तो फिर और आप अगर ये वो बोलो केवल ना कि मैगी बना रही कुकिंग है, नहीं आती आती है, कुकिंग नहीं आती, मैगी ही बना रही का मतलब क्या है? तीसरी बात यह है सबसे बड़ी कि कैसे तो हमारे यहाँ मतलब न्यायाधिकरण में लोग हैं, सीधे न्यायाधिकरण को सीधे कहना चाहिए कि महिला को खाना बनाना क्यों आना चाहिए? हाँ, वाई कांट यू डू इट? महिला ही खाना बनाएगी, ये किस उसमें विधान में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे लिखा है? ये ना मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है कि ना मैरिज विमेन विल कुक द फूड? कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये बेसिस कैसे हो सकता है? ये हाँ, तो तो नहीं असंवैधानिक माना नहीं उन्होंने, और महिला कोर्ट में और खारिज कर मानवीय दिया। अधिकारों के खिलाफ दिया गया फैसला, इसको चैलेंज करना चाहिए। नहीं नहीं, ये वाले केस में, मैगी वाले केस में उन्होंने नहीं उसको अच्छा आधार नहीं दिया ना? हाँ। हाँ, तब ठीक। एक और हमारे यहाँ एक वर्ड है लॉन्ग लिव द जुडिशरी। मौगा। 5 मिनट में कॉन्ट्रैडिक्ट कर दी। हमारा एक वर्ड है मौगा। सुना है मौगा? हाँ, हाँ। उस बेवकूफ या उसको बोलते हैं ना? नहीं नहीं, जो पत्नी का भक्त होता है, अच्छा अच्छा, मौगी बोलते हैं। मौगा मर्द बोलते हैं उनको, जो जोरू गुलाम जिसको आजकल सिम्प बोला जाता है। ओके, ठीक है। अरे सिम्प का कितना अच्छा अनुवाद है, मौगा मर्द। ठीक है, तो जो मैगी वाले पे मौगा नहीं होता, वो मैगा होता है। अब कभी होगा ना किसी के में ऐसा करना होगा कमेंट, किसी को चढ़ाने के लिए कुछ बोलना होगा सिम्प में, हैशटैग मौगा मर्द ही लिखूंगा। एक पति इसलिए तलाक चाहता था क्योंकि पत्नी ने उसकी प्लेट में, खाने की प्लेट में ना नमक गलत साइड पे रख दिया था। आप वैसे बाबा बड़े पर्टिकुलर है ना अपने किचन में क्या चीज़ कहाँ पे रखी जाए, इन चीज़ों को लेकर, तो ये आधार सही है। ये हालांकि क्रेडिट दे दूं, सिम्प जो शब्द है ना, उसका हिंदी वर्जन जो कि हम बचपन से जानते हैं, पर उसको लाइम लाइट में अभी पिछले हफ्ते सतीश रे करके कॉमिक हैं, वो लाए थे। उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे लिए सिम्प होगा, हमारे लिए तो मौगा है। तो ये नमक का क्या साइड होता है? मतलब नमक का साइड सूखा साइड होता है। थाली में हमेशा नमक का साइड सूखा साइड होगा। तो अगर थाली में चावल परोसा गया है, दाल बह रही है, लेकिन उसके बाद में 2 खीरा, थोड़ी सी सूखी वाली तरकारी रखी है, प्याज है, तो आप कहीं और ना मिले, नमक का साइड वो है जहाँ ऐसा ना हो कि रस्सा जो है एक बार तो झाए से दे और फिर बाकी टाइम धाए से दे। तो नमक अक्सर दाल के पानी अगर उधर विचलित हो कर जाता है तो नमक सडनली गायब हो जाता है। हाँ, कहाँ गया? इधर ही तो था, वो वाली बात। वैसे ये जो पान मसाला या गुटखा या पान, इसलिए नमक वालों को मैं सुझाव देता हूँ, थाली में दाल बहा के खाने वाली परंपरा है, खास करके अवध में। अवध क्या, पूरी गंगा पट्टी में बीमारी है, तो सही भी है। उसमें मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया खाना चम्मच से मत खाइए, खाना हाथ से खाइए, और चम्मच का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। थाली के नीचे जिस तरफ आपने नमक रखवाया है उस तरफ थाली के नीचे चम्मच रख दीजिए। इससे दाल अपने किनारे रहेगी, आवश्यकता अनुरूप आती रहेगी। नदी के प्रवाह को आप कंट्रोल कीजिए। ढाल है ना, साइंस है मालिक। हाँ, बाथरूम में नहा रहे हैं, ड्राइंग रूम तक पानी पहुंच गया है ना। स्लोप का ध्यान दीजिए। एक भारत में ना बाथरूम का स्लोप बनाना किसी भी मेसन को नहीं। ताऊ हम बताए थे ना, आप ताऊ के यहाँ बाथरूम का काम चल रहा था, तो हमने ताऊ से कहा, हमने कहा कि दरवाजे पे 4-5 कंचे जब वो टाइल लगा ले तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही कंचे उस तरफ जाने चाहिए। कंचे अगर नाली की तरफ गए
तो मिस्त्री का काम 100%। अगर नाली की तरफ पानी कंचे नहीं गए तो किसी भी तरफ गए 0%। क्योंकि होता क्या है, बाथरूम में कई बार आप पाएंगे कि नाली इधर है उत्तर में, दक्षिण में उसका दरवाजा है, और पानी जो है पूरब में सिंक के नीचे रुका हुआ है, क्योंकि वो ढाल की समस्या है। नाली से बहुत सारा पानी गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, केवल उत्तर में ढाल नहीं देंगे, थोड़ा सा पूरब में भी देंगे, थोड़ा पानी वहाँ रहना चाहिए, रहमन पानी राखिए। इस सिद्धांत के तहत हमारे यहाँ बाथरूम बनते हैं, बिना खड़क बिना ढाल। हाँ। साबिर मिस्त्री ने कर लिया कमाल। साबिर मिस्त्री से कर दिया कमाल। ठीक है, वैसे ये वाला है कि आप लोग पहले सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बाथरूम में, बताइएगा कि आपके यहाँ ठीक है कि नहीं। कि अच्छे बाथरूम में किसी भी कोने से छोड़ा गया कांच की जो ये कंचा है वो नाली तक पहुँचेगा, यही उसकी तस्दीक है। और भारत में 99.9 पर जितना डिटॉल में जर्म मरता है, उतने बाथरूमों में वो ढाल सही नहीं होता है। ये तो है। चलिए अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। न्योता वाले श्रोता जिन 3 तालियों ने चिट्ठियां लिखी वो मैं पढ़ता हूँ। पिछली बार जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। आदर्श त्रिपाठी, सीधी ज़िला मध्य प्रदेश, जिनको दिसंबर की चिट्ठी ऑफ द मंथ हमने घोषित की थी पिछली बार। तो इन्होंने लिखा है, ताऊ बाबा और सरदार को मेरा प्रणाम। नोट ये लिखा है कि क्रिसमस की छुट्टियों के कारण प्राचार्य महोदय से मिलना नहीं हो पाया, जिस कारण उनका वर्णन इस पत्र में नहीं है। फिर आगे लिखा है कि 3 ताल के 115वें एपिसोड के अंत में जो बर्लिन की दीवार गिरी थी, उसका परिणाम वास्तव में बहुत ही सुखद और रोचक रहा। हुआ ये कि रविवार की सुबह मैं अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक खोलकर एक तरफ कांग्रेस के LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था, और दूसरी तरफ BJP के LPG ब्रैकेट में जो 1077 रुपये की हो गई है के बारे में सोच रहा था। फिर मैं किताब वाली अर्थव्यवस्था को छोड़कर भविष्य में किस प्रकार अर्थ की व्यवस्था करेंगे ये सोचने लगा, और कुछ समय बाद में सरकार की तरह अर्थव्यवस्था को छोड़ राजनीति शास्त्र में आ गया। पर मेरा मन अभी भटक ही रहा था। क्रिसमस का दिन था, तो इस कारण मेरा तथाकथित हिंदू मन जाग उठा और अंततः मैं राजनीति शास्त्र से कूदकर धर्मशास्त्र में आ गया। इसी बीच मेरे खास मित्र तरंग पाठक जी का फोन आया। नाम बड़ा सुंदर है, तरंग पाठक। उन्होंने उतावले भरे लहजे में कहा, भाई साहब बर्लिन की दीवार गिर गई। मैंने कहा, हाँ वो तो कब की गिरी है? उन्होंने कहा, नहीं इस बार आपने गिराया है। वो हर कथन को उसी प्रकार गोल गोल घुमा रहे थे जैसे कोई हलवाई गर्म तेल में मैदे के अर्ध मिश्रण को गोल गोल घुमाकर जलेबी का आकार देता है। अंततः उन्होंने जलेबी नुमा व्यक्तित्व को मीठी चाशनी में डालते हुए बोला, कोई चिट्ठी लिखे थे 3 ताल को। बस इतना सुनते ही मैं समझ गया कि ये विज्ञान प्रेमी आज राजनीतिक दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि लगता है आपने 3 ताल का 115वां एपिसोड नहीं सुना, उसमें आपकी चिट्ठी पर चर्चा हुई है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या मेरी चिट्ठी भी शामिल हुई है? उन्होंने हामी भरते हुए अब तक चाशनी पर तैरती हुई जलेबी को मानो चाशनी में डुबो ही दिया। मैंने तुरंत उनका फ़ोन काटकर अर्थशास्त्र की पुस्तक को खुली अर्थव्यवस्था में छोड़ा और मैं अपनी उस यांत्रिक संरचना को खोजने लगा जिसकी सहायता से ताऊ बाबा और सरदार की 1 रुपये की बात मुझ तक 1 रुपये में ही पहुंचती है, रास्ते में वो 15 पैसे की नहीं हो जाती, यानी कि मेरे ईयरफोन्स। और मैं 3 ताल की चर्चा का प्रसंग पढ़े बिना और सरदार द्वारा प्रस्तुत चर्चा का विषय सुने बिना ही आखिर में पहुंच गया जहां 3 तालियों की चिट्ठी पढ़ी जाती है। और जैसे ही सरदार ने कहा कि आज की आखिरी चिट्ठी आदर्श त्रिपाठी, सीधी ज़िला से, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गर्मा गर्म चाशनी से लबालब जलेबी बस मेरे लिए ही परोसी जानी है। और मैं चिट्ठी पर ताऊ और बाबा की प्रतिक्रिया का आत्म अवलोकन उसी प्रकार करने लगा जैसे कोई भूखा व्यक्ति स्वादिष्ट जलेबियों को देखकर स्वाद अवलोकन करता होगा। अंत में सरदार द्वारा मेरी लेखन शैली की प्रशंसा, ताऊ द्वारा कहानीकार बनने की भविष्यवाणी और बाबा द्वारा दिसंबर की चिट्ठी का टैग मिलते ही ऐसा लगा कि गरम कुरकुरी और रसीली जलेबी का एक टुकड़ा मेरे मुंह में आ गिरा है, जो जीभ को जलाते हुए मेरे मन और मुंह में अपना स्वाद भर चुका है। और मेरे मुंह से राहुल गांधी का प्रसिद्ध वक्तव्य मजा आया निकल पड़ा। और मैं यही मजा आप देश को देना चाहते हैं और देते रहिए। और मैं इस एपिसोड को परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर सुनाने लगा। बाबा की बातों को सुनकर मेरे बड़े भाई साहब बोले, ई पंडित को आए हो, सगले टांग दतावत है। उन्हें बाबा के दर्शन कराने के लिए मैं YouTube पे मौजूद 3 ताल के वीडियोस को उन्हें दिखाया
तो वो बाबा की धोती देखकर बोले, ये तो सहीन पंडित आए, जौन पर्दनी मारे है। और मैं एकदम बाबा की तरह खिखिया के हंस पड़ा। मेरी माताजी ने मुझसे आग्रह किया कि ये पिताजी को भी भेज दो। मज़े की बात ये थी कि आज तक मैं पिताजी को आधार कार्ड की फ़ोटो, दवाइयों की पर्चियाँ और कुछ ज़रूरी कागज़ों के अलावा कुछ नहीं भेजा था। पर पहली बार कुछ भेजने की इच्छा या कहें तो साहस हुआ, और साथ ही आस पड़ोस रिश्तेदारों में भी इस एपिसोड को जलेबी की तरह बांटा गया। जिसने भी इसका भोग किया रह रहकर पूछता ही है कि ये जलेबी कहाँ मिलेगी और हलवाई कौन है। तो मैं मन में मुस्की मारते हुए उत्तर देता हूँ, स्पॉटिफाई पर मिलती है और हलवाई 3 हैं, ताऊ, बाबा और सरदार। नहीं, ये कुलदीप मिष्ठान भंडार है, राकेश भोजनालय नहीं है। आदर्श त्रिपाठी, सीधी जिला, मध्य प्रदेश। बढ़िया भाई, आप जैसे चिट्ठियों का एक ओपनिंग और क्लोजिंग में एक जो शाम में जोड़ते हैं ना, वो मज़ेदार होता है। एक ताना जो आप जोड़ते हो वो बहुत बढ़िया है। इनका सब कुछ, दोनों पत्र जो है ना, वो बिने हुए पत्र हैं, जिसमें आपको पता होता है कि आपने एक जगह से फंदा लगा करके शुरू किया और आखिर तक आप फंदे तक आते हैं। और छोटे छोटे कमेंट्स इस तरह के हैं कि मैं अर्थव्यवस्था की किताब को खुली अर्थव्यवस्था में छोड़कर राजनीति शास्त्र में दाखिल हुआ, तो मज़ेदार है। अगली चिट्ठी है यशवंत की, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ताऊ, बाबा, सरदार और सभी 3 तालियों को नमस्कार। मेरा 3 ताल से यूट्यूब पर पहला साक्षात्कार हुआ था। उस एपिसोड में गोपालगंज के 2 बैलों से जुड़ी एक बेजार खबर पर चर्चा हुई थी। बिजार खबर पर। तब से मैं जियो सावन पर नियमित 3 ताल सुनता हूँ। समय मिलने पर पीछे के भी एपिसोड सुन पाता हूँ और कुछ समय के लिए खुद को टाइम ट्रैवलर टाइप फील कराता हूँ। आज गोधूली की तफरी के बाद जब कमरे पर पहुँचा तो खाना बनाने की तैयारी के साथ 3 ताल लगाकर रख दिया। संजोग से इस बार हमारा फेवरेट टॉपिक चल रहा था और इधर हम भी वही काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे रसोई में लौकी डालकर अरहर, चना, मसूर की दाल और प्याज, मिर्च और नमक के सहारे भुना हुआ चिवड़ा तैयार होने जा रहा था। अगर माँ को पता लग जाए कि उनके लड़के का डिनर चिवड़ा और दाल है तो फिर कितनी बातें सुनने को मिल जाएंगी मुझे। इसका ठीक ठीक अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने इस दुख को झेला हो। लेकिन अच्छा है कि माँ ने 3 ताल सुनना अभी शुरू नहीं किया है। मैं खाने, नहाने, पढ़ने जाने आदि सवालों का जवाब हूँ हाँ में देता हूँ। वैसे खाने के मामले में मैं बाबा जैसा हूँ और फूड एक्सपेरिमेंट को लेकर मेरा विचार भी आप लोगों जैसा ही है कि कोई भी प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक और तर्कपूर्ण हो। बाकी तो इंडिया है, चलता है टाइप का मामला है। आप लोगों ने कई ग्रामीण प्रयोगों की बात की और सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ प्रयोग हमारे भी हैं। स्कूल के दिनों में छुपकर कागज़ जलाकर अंडे की भुर्जी के साथ मैगी बनाना, जो उस समय मजबूरी में पसंद था परंतु अब नहीं है। चिकन जब पूरी तरह भुन जाए तो पानी डालने से पहले कच्चे अंडे का घोल डालकर थोड़ी देर और भुनने के बाद गर्म पानी डालने के से कमाल की तरी तैयार होती है। एक प्रयोग तो ऊपर बता चुके हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, कभी कभी रात में जब उनको भूख लगती है तो रोटी के साथ नमक, चीनी, अचार और पानी का घोल बनाकर काम चला लेते हैं। प्रयोगों में एक नवीन प्रयोग पिछले दिनों हमारी रसोई में और तैयार हुआ। हमने दूध में मक्के की सत्तू का लपसी तैयार किया। अमूमन आटे का बनता है और वो कमाल का लगा, स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है। ऐसे कई और प्रयोग हैं। बहुत लंबा पत्र नहीं करूँगा। हाँ, सैनिटेशन पर अगले साल तक एक छंद तैयार करके भेजने की कोशिश करूँगा। बाकी सब ठीक ठाक है, सब जिंदाबाद है। जय हो। जय हो। यशवंत, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये मतलब यशवंत और हमारे जैसे लोगों की ट्राइब जो है बढ़ती रहे। क्योंकि जब बचपन में ऐड देखते हैं ना, मैं कॉम्प्लेन बॉय, आई एम कॉम्प्लेन गर्ल, तो मुझे लगता था आई एम लपसी बॉय। नहीं, वो मक्की का बहुत बढ़िया लपसी बनता है। अरे बढ़िया बनाया दूध के साथ। एक चीज मैं उस दिन बताना भूल गया था और वो बहुत बेसिक रहा है खाने में। उस दिन उसका जिक्र रह गया था, अभी इन्होंने छेड़ दिया है कि गर्मियों में या ऐसे सामान्य दिनों में भी एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी ले करके उस चीनी में इतना पानी कि वो चीनी भीग जाए, द्रवीभूत ना हो, केवल वो चीनी भीग जाए, उससे रोटी खाई हम लोगों ने और बहुत मजा देती है। मैंने चीनी और मलाई खाई है। मैंने रोटी में सिर्फ चीनी भी खाई है और रोटी में ये मलाई और चीनी। हाँ, ये तो सारी चीजें हैं। ये तो मक्खन चीनी, मलाई चीनी सब होता रहा है। लेकिन गीली चीनी कटोरी में लेकर के और उसको सब्जी की तरह
ठेल करके फिर वो कौरा बना करके वो जो क्रंच के साथ में रोटी जाती है, क्योंकि आटे में एक अपना ऑब्वियस सॉल्ट होता है। आप गेहूं की रोटी खाओगे तो उसमें एक नमक स्वतः होता है अपना खुद का, मिठास और नमक दोनों। अगली चिट्ठी कुछ कह रहे थे? नहीं। अगली चिट्ठी अली हैदर की है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। खुशामदीद ताऊ बाबा और सरदार, हम आपके वो श्रोता हैं जो पहले एपिसोड से लेकर 115वें एपिसोड तक, जिसे हमने अपने कानों से दिल और दिमाग तक उतारा, लेकिन ख़त के लिए लफ्ज़ इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे कि उनको पिरो करके ख़त तैयार हो सके। आज जाकर मेरी समझ से वो मुकम्मल हो पाया है। ये ख़त शायद लंबा भी हो सकता है, उसके लिए माजरत चाहते हैं। 3 ताल पिछले 1 बरस से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है और इसका नशा अब अपने पूरे उरूज तक आ पहुंचा है। आप तीनों का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी ज़िंदगी के 1 बरस में इतना ज्ञान, समझने की सलाहियत, ज़िंदगी और अध्यात्म और न जाने कितने मुद्दों पर मेरी व्यक्तिगत समझ को संवारा है। खपरे पे चलने का ज्ञान से लेकर शौचालय के उचित इस्तेमाल तक इसमें शामिल हैं। वैसे हम व्यक्तिगत तौर पर बाबा के मुरीद हैं क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन आप दोनों भी कुछ कम नहीं हैं। ताऊ का किसी भी मुद्दे पर डीप ज्ञान और सरदार भाई का डार्क ह्यूमर, हम इसके बहुत कायल हैं। आप लोगों से बस यही इल्तिजा है कि ये कारवां यूं ही चलते रहना चाहिए और हम लोग इस कारवां के राही बनकर आप तीनों के पीछे जय हो का नारा लगाते चलते रहेंगे। धन्यवाद। अली हैदर, बाबा के पड़ोसी ज़िले प्रतापगढ़ से, वर्क फ्रॉम होम का आनंद लेता एक कीबोर्ड को पीटता हुआ थका मजदूर जिसे दुनिया इंजीनियर बोलती है। हमरे पड़ोसी यहाँ हो, हम सुल्तानपुर के ही। भैया अकेले में बैठ के कीबोर्ड को ठोक रहे हैं, कहाँ से है ये नहीं बताए। यही चलाते हैं दुनिया को आजकल। ये सब जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, हाँ, 3 ताल भी चलने के पीछे, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम से हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस से हो, भैया वर्क फ्रॉम रोम से हो या वर्क फ्रॉम होम से हो, चला अब बाकी सारे इंजीनियर गए। ये जो आपका तस्करा है, जो आपकी चिट्ठी है, वो तासीर और तसव्वुर से एकदम दुरुस्त है, बेहतरीन है। और मुझे नहीं लगता कि आप पहले क्यों इस संकोच में थे कि आप ख़त किताबत नहीं करेंगे। आपको लिखना चाहिए था, लेकिन आप देर लगी आने में, तुमको शुक्र है लेकिन आए तो। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, वाकई शुक्र है। वाह। मिस्टर इनएविटेबल अगली चिट्ठी है। वाह। सूडोनेम से ही लिखते हैं। ये छपरा के रहने वाले हैं, बिहार के, और ठिकाना इनका जामिया मिलिया इस्लामिया है फ़िलहाल। ताऊ बाबा, सरदार और सभी 3 तालियों को जय हो और सलाम। आधे से ज़्यादा दिसंबर भ्रम में निकल गया। 8 दिसंबर से 12 तक मेरा भोपाल में इंटरव्यू था, तो 3-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर निकला था क्योंकि घूमना ज़रूरी है। भोपाल स्टेशन पर उतरते ही सामने मस्जिद दिखी और वक्त भी फजर का था, तो अपना फ़र्ज़ अदा हो गया। मस्जिद से निकलते ही गूगल मैप खोला, भाई का ठिकाना 2 किलोमीटर दिखा रहा था, तो हमने कोई गाड़ी लेने के बजाय मॉर्निंग वॉक करना बेहतर समझा और अपना पहिए वाला लगेज को ढुलाते ढुलाते निकल गए गंतव्य की ओर। मैं ओल्ड सिटी की तरफ जा रहा था, तो घर, इमारतें, दुकानें पुरानी लगी मुझे। कई दफ़े ये लगा कि मैं पुरानी दिल्ली की गलियों में हूँ। आधे दिल्ली वालों के लिए भोपाल जाना इसलिए भी आनंददायक था क्योंकि वहाँ का AQI सिर्फ 135-40 था। भोपाल के हर कॉर्नर पर बन कबाब की दुकान थी और वो भी 10 रुपये में। मैंने सोचा क्या ही खिला रहे होंगे। फिर भाई बोला कि आप खाइए तो, और उसके बाद कितना खा गया 4 दिन में याद नहीं। बन से आगे बढ़ा तो गोलगप्पे से मुलाकात हो गई, वो भी आटे वाले से। ऐसा लगा कि एक्स वापस आ गई ज़िंदगी में। क्या बात है ना, बढ़िया। जिंदगी का मजा खट्टे में है गुरु। इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिली, पिछली बार की तरह अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि दोस्त अच्छे बने। बताता चलूं कि NCC के कैडेटों का ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन था। मैंने जामिया में भी विविधता देखी और अन्य NCC कैंपों में भी, पर यह बहुत ही अलग था। हर कोई अलग बैकग्राउंड, अलग शहर, अलग कल्चर से आया था। समझ लीजिए कुल 35 लोग 21 राज्यों से थे और मैंने सबके नाम भी याद कर लिए। बगैर फ़ोन के 5 दिन रहकर लगा कि हाँ, 24 घंटे में वाकई 24 घंटे होते हैं और ज़िंदगी से फ़ोन हट जाए तो ज़िंदगी काफ़ी सुकून भरी हो सकती है। पर अफसोस हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और ये आलम है कि मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और मेरा फ़ोन है। खैर, भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से छपरा का सफ़र जारी रहा। इस बार नानी ने एक झटपट रेसिपी सिखाई जो यहाँ साझा कर रहा हूँ, और वो है मटन का चोखा। मामा अभी मटन लेकर आए ही थे और नानी कुछ बोटियां निकाल के चूल्हे पर सेकने लगी।
हरी मिर्च और लहसुन के साथ। और दूसरी तरफ नानी मेरे लिए खाना भी परोस रही थी मुझसे बात करते हुए। उन्होंने बोटियों को चूल्हे पर 2 मिनट सेंका और फिर मिर्च लहसुन के साथ मिक्सचर मशीन में डाला। 1 मिनट भी मशीन नहीं चला था कि उन्होंने निकाल के चटपट तेल और नमक में लपेट के सौंप दिया और बताया कि इसे कहते हैं गोश्त का चोखा। और मैं उन्हें आश्चर्य से देखने लगा और उन्होंने कहा, देखत का बाड़ा, खा। और फिर मैंने खाया और बहुत ही अलौकिक लगा। फिर मैं उसे रोटी में लपेट के खाने लगा और मन ही मन कहा कि ये तो देसी शावरमा बन गया भाई साहब। हमारा न्यू ईयर का प्लान है दोस्तों के साथ 4 जनवरी को महाराष्ट्र जाना है, तो हमने सबको एडवांस में मटन राष्ट्र वाला एपिसोड सुना डाला है ताकि महाराष्ट्र के खान पान और कल्चर से अवगत हो जाएं। फिर साहू जी याद आ गए। अगर बाबा ये बता दें कि नासिक और औरंगाबाद में हलाल मटन मिलने की संभावना कितनी है? बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए कुछ आसान हो जाएगा। झटका मटन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। नासिक से औरंगाबाद के पूरे हाईवे पे और औरंगाबाद खास तौर पे औरंगाबाद में आपको बेहिसाब आउटलेट्स मिलेंगे और उनमें मराठी मसाले में पका हुआ आपको हलाल गोश्त मिलेगा। तो मेरा कोई फ़र्क नहीं है हलाल झटके का, लेकिन आपकी एहतियात है तो आपके लिए विकल्प बहुत सारे हैं। आखिरी चिट्ठी का हिस्सा, दिल से खाओ सब हलाल है। हाँ। मैं नानी के घर से एक चीज़ मैं और बता दूं कि कबाब की प्रिपरेशंस इनको नासिक वगैरह में अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन औरंगाबाद में कुछ आउटलेट्स बोटी कबाब वगैरह के हैं, खास करके बीबी का मकबरा के सामने और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास उस इलाके में। ये अगर जाएंगे तो इनको वहाँ पे कुछ एक ठिकाने कबाब वगैरह के मिल जाएंगे। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा, मैं नानी के घर से पत्र वाला सेगमेंट सुन रहा था कि 2 और खूबसूरत लोगों के 2 नए खूबसूरत पत्र सुनने को मिले, अजय और आदर्श भाई। खासकर आदर्श भाई, जिस सलीके से उन्होंने पत्र को लिखा, वाकई ये पत्र ऑफ दिसंबर था। और जिस अंदाज में इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स, बर्लिन वॉर, शीत युद्ध का मेटाफर इस्तेमाल किया, दिल से एक ही शब्द निकला, आतंकवाद, आतंकवाद। मिस्टर इनएविटेबल। वाह। तो आपको जवाब तो मिल ही गया है महाराष्ट्र के बारे में, और बहुत शुक्रिया आपकी चिट्ठी के लिए। अगली चिट्ठी है शाश्वत ओजी, चित्रकूट से, अस्थाई पता दानापुर पटना। ताऊ बाबा सरदार जय हो। बहुत दिनों से चिट्ठी लिखना चाहता था पर आलस के कारण नहीं लिख पा रहा था। पिछले एपिसोड में खाने के साथ एक्सपेरिमेंट की बात हो रही थी तो उसमें अचार और चटनी का जिक्र हुआ, तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मेरी दादी और मम्मी बनाती हैं, खुचनी, जिसको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ लहसुन, मिर्चा, धनिया को कूच लेना है और उसमें नमक और थोड़ी सी खटाई डालनी है और फिर 1-2 दिन धूप दिखानी है। खुचनी का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी बन जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अचार से कम है और स्टोर करने की समस्या नहीं है। ये ठंडी के दिनों में ज़्यादा बनता भी है। अब आते हैं अगले विषय पर। पिछले एपिसोड के अंत में आप लोगों ने ईयर एंडर पर बात किया तो मैं अपने कुछ ईयर एंडर बताना चाहता हूँ। कुछ इसलिए क्योंकि कुछ ही याद हैं। मेरे लिए फेवरेट स्पोर्ट्स मोमेंट रहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में विराट कोहली की बैटिंग और फीफा फाइनल। फुटबॉल का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस मैच के मैग्नीट्यूड को महसूस किया। मैंने इस साल कई फिल्में देखी, लेकिन जो अच्छे से याद रह गई वो थी अब्बास कियारोस्तामी की फिल्म टेस्ट ऑफ चेरी, जो 97 में बनी थी। वो मैंने किसी के रिकमेंडेशन पर देखी थी। और इस साल जो गाना मैंने सबसे ज़्यादा सुना वो है नुसरत साहब का सानू भूल गई खुदाई चन्ना सारी। ये मुझे स्पॉटिफाई ने मुझे बताया। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ हुई मेरे साथ इस साल वो था 3 ताल से राब्ता और 100वें एपिसोड में सबसे मिलना। चलिए, पत्र बड़ा हो रहा है, दोबारा लिखने के वादे के साथ। सबको जय हो। शाश्वत हो जी। जय हो शाश्वत बाबू। तो ये है, ये एक हमारे यहाँ 5G आया है। तो पहले क्या था, AG, OG, LOG, सुनो जी, 4G थे। अब OG आया है। अब जाके 5G इंडिया में लॉन्च हुआ। हाँ, OG 5G है। हाँ, वाह। तो चिट्ठियाँ लिखिए फिर से इस बार, और चिट्ठियाँ आपको लिखनी है इस साल के हाइलाइट्स पर, जाड़े पर जो हमने शुरू में बात की, कैंची पर अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कॉमिक रोल्स और उनके एक्टर्स पर, या आपको लगता है कि भारत के सिनेमा का ऑल टाइम कॉमेडी सीन आपको इधर आप बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पसंदीदा है, तो वो आप बताइए। और जिन एक्टर्स की बात हमसे छूट गई उनके कुछ सीन्स, उनके बारे में थोड़ी चीज़ें बताइए। बिल्कुल। और जब तक 3 ताल का ये एपिसोड रिलीज़ होगा, दुनिया के तमाम शहर रोशनियों की रौनक में रात के 12 बजने का इंतज़ार कर रहे होंगे।
और मेरे ख्याल में आप में से अधिकतर लोग जो है वो 12 बजे के बाद या 1 जनवरी की अल सुबह या दिन में जब भी आप जगें या खाली वक्त आपको मिले, इतवार का रोज़ है, नकुने में, छाती में, पैरों में तेल लगाते हुए, चाय चुस्की आते हुए, बालों की चंपी करते हुए, ऐसे कामों के साथ में 3 ताल सुन रहे होंगे। कैलेंडर बदलेगा, बाकी कुछ बदलना नहीं है। अति उत्साह में ना रहें। शराब पीनी है तो होश में पिएं, नहीं पीनी है तो बहुत अच्छी बात है। पी लें तो गाड़ी ना चलाएं। नहीं भी पीते हैं तब भी आपको एक सलाह है कि तमाम सारी जगहों पे, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैमिषारण्य, है ना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, फलाना माल, ढिमकाना माल, ये स्काई, वो गगनचुंबी, वो फलानी गैलेक्सी, है ना, और ये ग्रेट और मॉल और फलाना जितना भी हैं, इन सब में जाने से बचिए। आनंद लीजिए, कुछ बढ़िया सुस्वादु भोजन कीजिए। 1 तारीख को अपनी अंगलाई लेके, इतवार का दिन है, तसल्ली से उठिए और जो जैसे करने का मन है वो वैसे कीजिए। रिजोल्यूशन लेने से बचिएगा, क्योंकि जब धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है ना कि रिजोल्यूशंस मैं लेता हूँ और वो टिकते नहीं हैं, तो अपना खुद का भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। रिजोल्यूशन वगैरह मत लीजिए। लेना है तो किसी ऑड डे में ले लीजिएगा, 17 जनवरी को ले लीजिएगा। 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 जनवरी को कैलेंडर घर का बदलिएगा। लोग जो मुबारकबाद दें उनको दीजिएगा। अननेसेसरी किसी को मुबारकबाद देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि अटा रहता है। व्हाट्सएप पे भेजे गए संदेश अपना मायने खो चुके हैं। अगर नहीं आता है तो मेरा हैप्पी न्यू ईयर होता है। हाँ धीरे धीरे अनहैप्पी होता जाता हूँ। हाँ, सुबह उठते हैं तो हैप्पी रहता है और फिर शाम तक लगता है कि सच है अनहैप्पी डे, आई हैव टू रिप्लाई। HNY लिखने का भी मन नहीं करता है, ये 3 लेटर्स भी। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिनके पेट खराब हैं, जिनको वात के विकार हैं, जिनके गले में नज़ला फंसा हुआ है, जिनको साइनस परेशान कर रहा है, जिनके डोले मजबूत हैं, जो रोज़ 7 किलोमीटर भाग सकते हैं, जो 2 घंटे जिम में बिताते हैं, जो 12 रोटी तहा के खाते हैं, ये सारी चीज़ें 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वैसी ही रहने वाली हैं। इसलिए बहुत मुगालते और गफलत में ना रहें। अच्छे से स्वागत करें नए साल का, सोबर तरीके से। और तारीख बदले गुरु, आप वहीं रहेंगे। एक लाइन है हमको बड़ी अच्छी लगती है, एक गज़ल की, कि जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। इस आनंद में आप ऐसे डूबें कि छैहट ना हो, किचकिच ना हो, और सब प्रेम से डूब जाएं। दिसंबर भी जा रहा है तो उस पर ये आपने जो कि जिक्र कर दिया गज़ल का, तो जाते हुए दिसंबर के लिए कि बहुत से गम दिसंबर में नहीं होते, उसे भी जून का गम था पर रोया दिसंबर में। क्या बात, क्या बात। तो जाते हुए दिसंबर को भी सलाम, और नए साल पर नया 117वें एपिसोड के साथ 3 ताल में आपसे मुलाकात होगी। radio@aajtak.com, यहाँ पर आपको चिट्ठियाँ भेजनी है। जय हो, जय हो, जय हो।